नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। खबरों के पोस्टमार्टम में आज राजनीति की बात करेंगे, यूपी के बदलावों की बात करेंगे। सेना में पदाधिकारियों के अधिकारियों के पदनाम बदले जा सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले 3 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उनके बाद क्या स्थिति बन रही है, इस पर चर्चा करते हैं। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस को इतनी बुरी हार क्यों हुई? कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि राजस्थान उसकी सरकार वापस बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान का पूरा चुनाव अशोक गहलोत के चेहरे, सरकार के काम और योजनाओं पर लड़ा। ये माना जा सकता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच संघर्ष का विराम तो हो गया, लेकिन दोनों के बीच की दूरी कम नहीं हुई और ना ऐसा करने के लिए कोई कार्यक्रम बना जिसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। सत्ताधारी विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ जनता में रोष था, इसको भी कांग्रेस नहीं पकड़ पाई। उनके टिकट न काटना कांग्रेस को भारी पड़ा। कई ऐसे चेहरे जिन्हें पहली बार मैदान में उतारा गया अच्छी बढ़त से जीते, लेकिन 25 में से 17 मंत्री बुरी तरह चुनाव हारे। 30 से 40 विधायकों की सर्वे रिपोर्ट ठीक नहीं थी। उनके टिकट बदले जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड का कार्ड खिला, लेकिन कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पाई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभाओं में इस हत्याकांड का जिक्र किया। भाजपा ने पूरे प्रचार में इसे मुद्दा बनाया। कांग्रेस इसके लिए कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं था। कांग्रेस चाहती तो मणिपुर की घटनाओं को, महिला पहलवानों के मुद्दे को चुनाव में उठा सकती थी, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाई। अग्निवीर को भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता था, लेकिन ये भी नहीं हुआ। कुल मिलाकर राजस्थान में कांग्रेस की कमजोर रणनीति रही और उनका जो प्रबंधन था वो खामियों भरा था। मध्य प्रदेश में सारा का सारा जो दोष हार का है वो कमलनाथ के ऊपर आता है। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि कमलनाथ के अधिकार और नेताओं के असहयोग ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का घंटाधार कर दिया। जिला स्तर के कांग्रेस नेताओं ने चुनाव से पहले ही ये कहना शुरू कर दिया था कि जनता में कांग्रेस के प्रति सकारात्मक और सहानुभूति के बावजूद पार्टी प्रचार और संपर्क में पिछड़ रही है। कमलनाथ एक दिन में एक सभा करते थे, तो शिवराज सिंह 14 से 15 सभाएं रोज करते थे। मतदान से तकरीबन 15 दिन पहले कांग्रेस का चुनाव प्रचार ठंडा पड़ गया था। नेताओं की सभाएं, रैलियां होनी लगभग बंद हो गई थी। प्रदेश स्तर से जो प्रदेश संगठन है उससे कोई सहयोग मिल नहीं रहा था और इसका जो सीधा असर वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के परिणाम। भारतीय जनता पार्टी अब 3 राज्यों में चुनाव के बाद अपने गठबंधन एनडीए में बहुत मजबूत हो गई। इन राज्यों में चुनाव से पहले ये चर्चा थी कि शायद लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे के मुद्दे पर एनडीए के कुछ घटक दल भाजपा को आड़ दिखा सकते हैं, लेकिन अब उनकी हिम्मत नहीं हो पाई। भाजपा एनडीए में बहुत मजबूत हो गई है और असंतोष के स्वर उठने की जो संभावना थी वो खत्म हो गई है। अब ये माना जा रहा है कि एनडीए के सभी सदस्य दल भाजपा की बात को सर झुकाकर स्वीकार करेंगे। बिहार की हाजीपुर सीट के लिए न तो चिराग पासवान हट कर पाएंगे और न ही उनके चाचा पशुपति पारस ही ये सोच सकेंगे कि अगर भाजपा या एनडीए से उन्हें टिकट नहीं मिला हाजीपुर से तो किसी दूसरे दल से लड़ेंगे। इस पर तो बात भी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर अब आके भाजपा को दिखा नहीं पाएंगे। महाराष्ट्र में भाजपा ही तय करेगी लोकसभा की 48 सीटों में से सहयोगी दल शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार को कितनी और कौन सी सीट दी जाएगी। लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर आए जो ये विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं, इनसे भाजपा का दबदबा विपक्ष पर तो बढ़ा ही है, अपने गठबंधन में भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद भाजपा में और गठबंधन में बहुत बड़ा हो गया है। अब
भाजपा नेतृत्व आसानी से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे और छत्तीसगढ़ में रघुवंश सिंह के विकल्प के तौर पर नया नेतृत्व तैयार कर सकता है, क्योंकि इन चुनावों में जो स्थानीय नेता थे, प्रदेश के नेता थे, उनका कुछ नहीं था, केवल मोदी का चेहरा और कमल का निशान। इन दो चीजों पर भाजपा ने चुनाव लड़ा और जो रिजल्ट आया उसके बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। अब भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो प्रदेश में अपनी पूरी बात मन रहा है। अगली खबर डॉक्टर कफील से जुड़ी है। कफील को आप सब जानते हैं, लखनऊ के कृष्णानगर थाने में डॉक्टर कफील खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसमें कफील खान पर आरोप लगा है कि वो और उनके साथी उत्तर प्रदेश में सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, दंगे फैला सकते हैं। कफील गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डॉक्टर हैं। एक बार फिर मुश्किलों में डॉक्टर कफील पर धारा 153B, 143, 465, 467, 471, 504, 505, 298, 295, 295 A के तहत मामला दर्ज हुआ है। इसमें कहा गया है कि कफील खान पर योगी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दंगा भड़काने की कोशिश करने का आरोप है। शिकायत मनीष शुक्ला नाम के व्यक्ति ने की है और दावा किया है कि गोरखपुर त्रासदी पर गुप्त पुस्तक किसी उद्देश्य के लिए गुपचुप तरीके से फैलाई जा रही है। 4-5 लोग डॉक्टर कफील और उनकी लिखी किताब का नाम लेकर दंगा कराने की बात कर रहे थे। खबर उत्तर प्रदेश से है, लेकिन मदरसों से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त मदरसों की भी जांच होगी। 30 दिसंबर तक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। इस मामले में यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तियार अहमद नाविद ने नाखुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मदरसों की जांच अब एक नियमित प्रक्रिया बन गई है। बार-बार जांच होने से मदरसों में शिक्षण कार्य और अन्य गतिविधियों में व्यवधान पड़ता है। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग की जांच के बाद अब सरकार स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों की भी जांच करेगी। इसके लिए कमेटी बनाई जा रही है। सरकारी अनुदान प्राप्त 605 द्वारा बताया जा रहा है कि सरकारी अनुदान प्राप्त 560 मदरसों की जांच होगी। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने इसके लिए 2 सदस्य वाली कमेटी बना दी है। इसमें मदरसों की मान्यता प्रमाण पत्र, दर्ज मान्यता का स्तर, मदरसे की स्वीकृत पदों की संख्या, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता, कक्षों की संख्या, मानक के अनुसार माप, शिक्षकों के सापेक्ष छात्रों की संख्या, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम चल रहा है नहीं जैसे बिंदुओं पर जांच होगी। उत्तर प्रदेश में इस समय 25,000 के करीब मान्यता प्राप्त या गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। पहले चरण 560 मदरसों की जांच की जाएगी। राजनीति से जुड़ी कुछ चर्चा। दक्षिण से कांग्रेस को हमेशा लाभ मिलता है, या यूं कहिए कि जब जब कांग्रेस की नाव डूबती है तो दक्षिण से उसे किनारा मिलता है, सहारा मिलता है, उभरने का मौका मिलता है। वर्ष 1977 में पूरे उत्तर पश्चिम भारत में कांग्रेस का सफाया हुआ था, तब दक्षिण के तत्कालीन 4 राज्यों ने कांग्रेस का ही परचम लहराया। सत्ता से हटी इंदिरा गांधी को पहले कर्नाटक के चिकमंगलुरु, फिर आंध्र प्रदेश और फिर तेलंगाना की मेरठ सीट से लोकसभा भेजा गया था। 2004 में भी कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की बुनियाद आंध्र प्रदेश की जीत से बनी थी। 2019 में अमेठी से हारे राहुल गांधी को केरल की वायनाड सीट ने भारी मतों से जिताकर लोकसभा भेजा। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की जीत ने हौसला दिया था। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की हार ने विपक्षी इंडिया संगठन के सहयोगी दलों को कांग्रेस को दबाव में ला दिया है। कांग्रेस का सोच रहे थे कि इन 3 राज्यों और तेलंगाना जीतने के बाद इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का दबदबा होगा, उनका नेतृत्व स्वीकार किया जाएगा, सीट बंटवारे पर सहयोगी दल झुककर नरमी से बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनता दल यू के नेताओं ने खुलकर कह दिया है कि कांग्रेस अहंकार की बजाय कुछ सहयोगी दलों के साथ सीट बांट लेती तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। यह अलग बात है कि जिन सहयोगी दलों ने राज्यों में चुनाव लड़ा उन्हें जीत नहीं मिली, लेकिन वोट भी पूरी तरह खिसका। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा है कि भले ही ये नतीजे निराशा पैदा करते हैं, लेकिन इससे विपक्ष के गठबंधन को फायदा यह है कि सीट बंटवारा अब आसान हो जाएगा। अगली खबर रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की है। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या के विकास, राम मंदिर और प्रभु श्री राम से जुड़ी गाथाओं को सोशल मीडिया पर जोर शोर से प्रसारित किया जाएगा।
मंदिर के उद्घाटन के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रम को भी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए योजना बना ली। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में जनवरी में होने जा रहे भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में जुटी हुई। इसके तहत पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए संस्कृति विभाग ने सोशल मीडिया के बड़े इन्फ्लुएंसर्स से संपर्क किया है। राम मंदिर उद्घाटन से पहले अयोध्या के विकास, राम मंदिर, प्रभु श्री राम से जुड़ी गाथाओं को प्रसारित किया जाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे इन्फ्लुएंसर से विभाग संपर्क कर रहा है। विभाग की ओर से इस पर 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मिश्रा ने बताया कि श्री वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री भी प्रसारित की जाएगी। आज उत्तर प्रदेश में नियुक्ति पत्र बांटे गए। ये नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य कर्मियों को दिए। वर्ष 2017 के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए विकास पर उन्होंने चर्चा की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिशन रोजगार के तहत करीब 2,500 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। सभी मानव सेना में ये लोग सभी जो है वो मानव सेवा में लगे, करियर के साथ साथ लोगों का आशीर्वाद और दुआएं भी लें। मेडिकल कॉलेजों और आयुष के चिकित्सकों, शिक्षकों, 20 स्टाफ नर्स के नियुक्ति समूहों में आज योगी शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि आज 2142 स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र दिए गए। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा बहाल कर दिए गए हैं और बहाल होने के साथ ही आज वो संसद पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर कमान आरोप लगाया। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा आज संसद पहुंचे थे। उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। संसद परिसर में महात्मा गांधी के स्टैच्यू के पास अपने सांसदों के साथ उन्होंने प्रदर्शन किया। राघव चड्ढा का जो निलंबन है वो 115 दिन चला है। नौसेना दिवस मनाया गया। नौसेना दिवस पर सिंधु दुर्ग में भारतीय नौसेना अपने बैंकों के नाम अब भारतीय परंपराओं के साथ रखेगी, ऐसी बात कही गई। ब्रिटिश शासन के समय के जो पद है वो खत्म हो जाएंगे, ऐसे जो संकेत हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नौसेना में अब रैंक यानी पदों का नाम होगा भारतीय परंपरा के अनुरूप होगा। इसमें एक बात यह भी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर सेना अपना काम करेगी। नौसेना अधिकारियों द्वारा करने जाने वाले एप्लोडेट्स पर अब छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की विरासत की झलक दिखाई देगी। नए एपोलेट्स नौसेना के ध्वज के समान होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने नौसेना के ध्वज का अनावरण जो कार्यक्रम था उसको याद किया, अपनी विरासत पर गर्व जताया। जो पद बदले जा सकते हैं उनमें मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास, चीफ पेटी ऑफिसर लीडिंग मैन, सीमैन फर्स्ट क्लास, सीमैन सेकंड क्लास, ये ऐसे पद हैं जिनके नाम बदले जा सकते हैं। इसका असर नौसेना के 65,000 नौसैनिकों पर पड़ेगा। खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर में से कुछ ही दूरी पर पहाड़ी क्षेत्र शुरू होता है उत्तराखंड का। वहां पर बसे वन गुर्जर वर्षों पुराने दर्द के साथ जिंदगी जी रहे। इन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए हर 6 माह के लिए अपनी तहरीर छोड़नी पड़ती है। यहाँ रह रहे वन गुर्जरों को आज भी वही वर्षों पुराना दर्द जो हर साल होता है आज भी झेल रहे हैं। सरकार आती रही, जाती रही, बदलती रही, मुख्यमंत्री के चेहरे बदले, लेकिन वन गुर्जरों का जीवन स्तर नहीं बदला। हथनीकुंड से सहारनपुर के मोहंड क्षेत्र में पहाड़ियों के बीच वन गुर्जरों के करीब 5,000 परिवार रह रहे हैं। शाकंभरी माता सिद्धपीठ से करीब 1 किलोमीटर पहले जंगल और सूखी पड़ी सहसा से गुजरते हुए वन गुर्जरों के परिवार देखे जा सकते हैं। आमदनी के नाम पर इनके पास सिर्फ पशुओं का दूध है, जिससे 2 वक्त की रोटी लेना भी मुश्किल हो जाता है। ये लोग चाहते हैं कि इनकी भी सरकार सुने। अंग्रेजों के शासनकाल में वनों को विकसित करने के लिए बाहर से बुलाकर वन गुर्जर रखे गए थे। ये लोग पूरी तरह से जंगल पर निर्भर रहते हैं। वर्ष 1991 में वन गुर्जरों के विकास की योजनाएं बनी,
लेकिन उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हुई। आज उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। राजनीतिक घटनाक्रम हो, दूसरी तरह की घटनाएं हो, बदलाव हो, इन सब पर हम खबरों के पोस्टमार्टम में चर्चा करते हैं। इसको देखने के लिए आपको लगातार देखना होगा यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और इसका शेयर कीजिएगा। नमस्कार।